जब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन हुआ राम जन्मभूमि के नाम से, तब से ये बढ़ती हुई हमको दिख रही है। सांप्रदायिकता भी बड़े तौर पर और हिंसा भी उसके नाम से, और हिंसा तो पिछले 10 सालों में, 9 सालों में तो और भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसके क्या परिणाम, रज़िया पटेल जी, आप जब देखते हैं कि समाज में आप लोगों से मिलते हैं या जो भी आपके आसपास के लोगों के कार्यकर्ताओं के अनुभव है, तो इसका अल्पसंख्यकों पर, यानी जैसे एक हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वो हिंदू सिख भी है, हिंदू क्रिश्चियन भी है। तो इससे आपको जो अल्पसंख्यक है, उनसे क्या परिणाम होता हुआ दिखता है अल्पसंख्यक भारतीयों पर? रज़िया पटेल। जी। अम, इसके परिणाम के बारे में तो सभी को हमको सोचना चाहिए। अल्पसंख्यकों के बारे में मैं ही बोलूँ ये भी ज़रूरी नहीं है। सभी को वो महसूस होना चाहिए कि क्या इसका असर अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहा है। लेकिन सुधाकर जी की बात को पहले एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि सांप्रदायिकता का जो स्वरूप है आज के दौर में, जी, तो ये महसूस होता है कि बहुत सारे अ छोटे-छोटे संगठन कुछ काम कर रहे हैं और छोटे-छोटे आंदोलन भी चल रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिकता का आकलन होना जो बहुत ज़रूरी है कि ये सांप्रदायिकता होती क्या है और उसका आज का स्वरूप क्या है? तो ये मुझे लगता है कि इसका एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो, तो हम ये लड़ाई मज़बूती से लड़ सकते हैं। सांप्रदायिकता का स्वरूप अगर हम देखते हैं तो हम हमारा पूरा इतिहास अगर देखें भारत का, तो हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ भारत का जो स्वरूप है वहाँ अलग-अलग धर्म के लोग, अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग, अलग-अलग रीति-रिवाज का पालन करने वाले लोग, विविधता बहुत है। हमारे यहाँ धार्मिक विविधता है, भौगोलिक विविधता भी है। तो आपको ये दिखाई देगा कि लोग जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ का उनका कल्चर होता है। तो ये जो है डाइवर्सिटी हमारी भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इस पर हमले कहाँ-कहाँ हुए ये पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये हुआ कि हम भारत में दंगे नहीं हुए हैं क्या इतिहास में कभी? हुए हैं। और हमने भी हमारे बचपन में नहीं देखे हैं क्या दंगे, हमने देखे हैं। लेकिन उसका स्वरूप ऐसे नहीं होता था, आज जितना भीषण और क्रूर दिखाई देता है, उस तरह का नहीं था। मानो पानी पे किसी ने लाठी मारी, थोड़ी देर के लिए पानी हट गया और फिर वो एक हो गया। इस तरह का हमने देखा है कि सांप्रदायिकता ये भी शब्द उसको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ गुटों में इस तरह के मनमुटाव, तनाव होते थे। लेकिन उसका ये इतना ही क्या, पार्टीशन के बाद भी हम बहुत इतनी भीषण घटना के बाद भी भारत के समाज ने खुद को संभाला और हमने ये देखा कि आजादी के बाद भी जो है कि समाज मिलजुल के रहते थे। फिर ये जो हम देखते हैं कि ये सांप्रदायिकता जो है, इसका ये स्वरूप हमको जब तक नहीं समझ पाएंगे, हम लड़ भी नहीं पाएंगे उससे। इसमें सबसे पहला जो हमको दिखाई देता है कि अलग-अलग कम्युनिटीज़ अलग-अलग रीजन में अपनी-अपनी रीजनल संस्कृति लेके रह रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमको ये दिखाई देता है कि आइडेंटिटीज़ का क्रिएशन करता है करती है ब्रिटिश सत्ता। और वो आइडेंटिटी का क्रिएशन वो हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म के नाम पर वो आइडेंटिटीज़ बनाती है। उससे पहले मैं क्या हूँ, मैं हरियाणवी मुसलमान हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मेवाती मुसलमान हूँ, मैं कहाँ का हिंदू हूँ, मैं कश्मीर का पंडित हूँ। लेकिन उसको रिलीजियस आइडेंटिटी देना यहाँ के समाजों को, ये हमको दिखाई देता है साम्राज्यवादी सत्ता जो होती है, जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहती है और जिसकी नीति ये होती है कि फूट डालो और राज करो। तो फूट डालने का सबसे पहला जो मुद्दा था, वो ये था कि आपकी आइडेंटिटीज़ बने। और इसमें ये जो है कि मोनोलिथिक तो मुसलमान भी कभी नहीं थे, हिंदू तो थे ही नहीं। जाति व्यवस्था का अगर हम देखें, तो इसमें उन्होंने ये किया कि सबसे पहले जिस तरह से पर्सनल लॉज़ लाए, उसमें एक आइडेंटिटी, सारे मुसलमान एक और उनका कानून एक। हालाँकि ये स्थिति कभी नहीं थी।
ये रीजन वाइज कस्टमरी लॉज चलते थे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश जब आए और उन्होंने सांप्रदायिकता किस तरह से क्रिएट की, तो ये एक उदाहरण है। उसके बाद आजादी के पार्टीशन और आजादी के बाद भी हम लोग बहुत संभल चुके थे, लेकिन आपको ये दौर दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा 90 का दशक भारत में। और इसमें आपको ये दिखाई देगा कि बाबरी मस्जिद का पॉलिटिक्स जिस तरह से चला, एक एक घटना हुई मुस्लिम महिला के साथ हुई जिसके लिए कानून बदल दिया गया, वो शाहबानों का मसला। शाबाश। मुस्लिम महिला का मसला जो था वो समाज के अंतर्गत एक मसला था, पेट्रियार्की का मसला था, और जिसको धार्मिक कट्टरता का मसला था। लेकिन बाबरी मस्जिद का जो पॉलिटिक्स शुरू होता है, ध्रुवीकरण की शुरुआत आपको आडवाणी जी की रथ यात्रा से दिखाई देगी। और जहां जहां से ये रथ यात्रा गुजरी है, वहां वहां ध्रुवीकरण आपको इतना तेजी से होता दिखाई देगा। तो वो आपको ये दिखाई देगा कि आज की सांप्रदायिकता की नींव किस तरह से डाली गई, और उसमें और वो ही उसको ही हर तरह से आगे ले जाने का काम अभी की जो सत्ता है वो कर रही है, जैसे सुधाकर जी ने कहा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा था, उसके लिए उन्हें स्पेस मिल गया उसके बाद 90s के दशक में। और फिर बाबरी मस्जिद गिराई गई, फिर कम्युनल राइट्स हुए, उसके बाद जो गेटोइजेशन शुरू हुआ वो होता ही चला गया। और उसके बाद अगर हम देखें, फिर वो ओपन इकोनॉमी का जो अटैक होता है, आर्थिक उदारवाद की वजह से भी जो यहाँ के शोषित वर्ग है या वंचित वर्ग है, उनकी जो स्थिति है वो निर्माण होती है कि उनके पास कुछ नहीं है, नहीं रहेगा। तब ये कहा जाता है कि आज अगर आप कंगाल हो तो आपके लिए सामने का समुदाय जिम्मेदार है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये दूसरा समुदाय जो हमारा दुश्मन है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो हम ये बदलता स्वरूप अगर देखें, तो हमको ये दिखाई देता है कि पूरा दिमागों में जहर और द्वेष भर देना, ये हमको आज की सांप्रदायिकता का जो दिखाई देता है वो स्वरूप है। इसमें सत्ता की राजनीति का तो है ही, सत्ता पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल ये एक बात है ही, लेकिन अब आइडेंटिटीज ज्यादा शार्प होती जा रही है। और दूसरा जो है कि एक स्पेस बहुसंख्यकवाद को मिल चुका है, और वो भी आरएसएस की आइडियोलॉजी पर। तो ये आज का भीषण स्वरूप है, ये हमारे आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसका असर जो पड़ता है उसमें अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ता ही है, आप देखिए। लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों में भी धर्म के नाम से, और अभी आप देखिए कि बाबरी मस्जिद जब गिरा दी गई हिंदू कट्टरतावादियों की तरफ से, तब आप देखेंगे कि उसके बाद मुसलमानों पर हमले जो है, तो आप उन्होंने इसमें आप ये देखेंगे कि एक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें जिस तरह से हो रहा है अभी। जी। और हाँ, तो इसमें ये हुआ कि बाबरी मस्जिद के बाद जो दंगे हुए उसमें गेटोइज होते गए समाज। उसके बाद ये जो असर पड़ा आर्थिक उदारतावाद का, उसमें उनको एक स्पेस फिर से मिला जो आडवाणी की रथ यात्रा से मिला था, कि ये सामने का समुदाय आपकी कंगाली के लिए जिम्मेदार है, आपका विकास होना है तो पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर उसमें भी हम अगर देखें, आप मणिपुर का देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो है समुदाय, जातिगत समुदाय, वंश आधारित समुदाय और धर्म आधारित समुदाय, ये माइनॉरिटीज को हमले का केंद्र बनाया जा रहा है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटी की महिलाओं का स्टेटस क्या होता है? माइनॉरिटी की महिलाओं का स्टेटस होता है माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, और मार्जिनलाइज्ड विद इन मार्जिनलाइज्ड। क्योंकि जब पुरुष प्रधान सत्ता में आप समुदायों पे हमला करते हैं, तो उसमें वहां तो औरत और भी नीचे है। तो आपको ये दिखाई देता है कि वो एक वेपन की तरह
बलात्कार का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमको गुजरात दंगों में दिखाई दिया, और ये हम अब मणिपुर में भी देख रहे हैं। तो ये जो पूरी डिजाइन किया हुआ है कि किस तरह से सांप्रदायिकता को चलाएंगे, और फिर उसमें अब ये आता है सवाल, टेक्नोलॉजी का भी सवाल आता है कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने में किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया, इससे सांप्रदायिकता जिस तरह से फैलाई जाती है और भय की निर्मित की जाती है। और जाहिर है कि समाज के दिमाग में जब डर होता है तो विवेक काम करना बंद कर देता है। जो आदमी डरा हुआ होता है उसका विवेक काम नहीं करता। तो सारे समाज का विवेक इस तरह से ये लोग डराकर नष्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ से तो माइनॉरिटीज पे, शोषित वंचितों पे हमला हो रहा है। मुस्लिम महिला का एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ। उन्होंने कहा हम मानव अधिकार के लिए, महिलाओं के मानव अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारा समाज ही नहीं बचेगा तो हम किस अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो महिलाओं को तो इतना सेटबैक मिला है उनकी लड़ाई को। तो सबसे पहला शिकार महिलाएं हुई है, माइनॉरिटीज हुई ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महिलाएं इसमें ज्यादा शिकार हुई है। पिछड़ी जातियां शिकार हुई है, आदिवासी शिकार हुए हैं।